गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने यूनिट 1 में पार्टनरशिप एक्ट में बच्चों आपको दो चीज आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाई थी, वो था टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड अ टाइप ऑफ पार्टनर। आज उससे आगे बात करेंगे और आज हमारा जो पर्पस रहेगा, एजेंडा रहेगा इस पूरी क्लास में, यूनिट 1 आज हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं आपको देखिए, आपने लास्ट टाइम मैंने आपको कहां पर आपको छोड़ा था, टाइप ऑफ पार्टनर। क्या थे हमारे पार्टनर? जितने भी फर्म में पार्टनर होते हैं वो एबीसी है, XYZ है, राम श्याम है, जो भी है, ठीक है, कम से कम दो से ज्यादा हो गए। सभी पार्टनर को हमने ग्रुप किया पहले दो कैटेगरी में, जनरल और स्पेशल। जनरल का मतलब कोई ऐसा कोई नई वैरायटी नहीं है, जनरल मैंने सिर्फ इसलिए रखा वहां पर अपने पास से, मैंने आपको बताया रीजन मीन की जिसके ज्यादा चांस है, मींस आउट ऑफ अगर आप 100 पार्टनरशिप फर्म का डाटा उठा के देखिए, माइट बी 100 में 100 या लेट्स से 99, 98 एक मेजोरिटी पोर्शन आपको पार्टनरों का या तो वो एक्टिव पार्टनर की या स्लीपिंग पार्टनर की कैटेगरी ही मिलेगी। तो आमतौर पे पार्टनर दो ही तरीके के होते हैं, एक्टिव होते हैं या फिर स्लीपिंग होते हैं। सभी एक्टिव भी हो सकते हैं, सभी स्लीपिंग भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मान लीजिए आज कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, वो वर्क देख सकता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है, चाहे परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसको या उसकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो जाए या वो उतना टाइम अब नहीं दे पा रहा है। तो क्या सर एक एक्टिव पार्टनर आगे चल के स्लीपिंग में कन्वर्ट हो सकता है? आंसर यस। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कोई स्लीपिंग पार्टनर था, उसमें वक्त नहीं था, तो उसने कहा कि सिर्फ मैं पेमेंट यानी कि मैं आपको पैसा लगाऊंगा बिजनेस में, हाँ रिस्क मैं लूंगा और गेन होगा या लॉस होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, बट बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो वो बन गया था स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर के बावजूद भी ये नहीं कि वो हमेशा स्लीपिंग रहेगा, वो अगर आगे चल के अब उसके पास वक्त आ गया है, वो काम देखना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो कर सकता है। और वैसे ही अपने बढ़ता राइट टू मैनेज, हर एक पार्टनर के पास बिजनेस को मैनेज करने का अधिकार होता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, कभी भी कोई पार्टनर का स्टेटस चेंज भी हो सकता है ना, एक्टिव भी हो सकता है, वो स्लीपिंग भी हो सकता है, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम अगर उसको चेक कर रहे हैं तो वो हमें एक्टिव या स्लीपिंग में से पार्टनर की कैटेगरी मिलेगी। मेजोरिटी केस में यही होगा, बट कुछ स्पेशल केस थे जिसमें हम आ गए नॉमिनल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो दोनों है ना बिल्कुल अपोजिट है। नॉमिनल में कायदे में पार्टनर नहीं है, मतलब रियल सेंस में पार्टनर नहीं है, लेकिन पेपर्स में तो है, तो वो सिर्फ फर्म को अपना नाम देके बैठा हुआ है जिससे कि अदर लोगों को बेनिफिट मिले। तो वहां उसने अपने आप को स्वीकार किया कि ठीक है जी मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और उसने पब्लिक को ये मैसेज भी दिया, नॉमिनल पार्टनर बनके ये मैसेज आगे चला गया। लेकिन उसको पार्टनरशिप फर्म में अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो वहां पर उसके ऊपर एज सच कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसको हमने बोला था नॉमिनल पार्टनर। जबकि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब था पार्टनर की तरह समझा जाए, होल्ड किया जाए, उसको इस तरीके से देखा या रखा जाए जैसे वो फर्म का पार्टनर है। अगर मिस्टर डी मान लीजिए एबीसी फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पार्टनर बता रहा है या दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं बताने या दिखाने के लिए अगर एबीसी की तरफ से बात करें तो कोई उनको उसके अथॉरिटी को डिनाई नहीं किया जा रहा है, तो फिलहाल जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन होगा वो उस ट्रांजेक्शन के लिए डी के साथ साथ पूरी फर्म को रिस्पॉन्सिबल करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डी उस फर्म का पार्टनर है। ये था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अच्छा सेक्शन है 28, हालांकि एक पैरा भी पेंडिंग है, ये यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आप यूनिट 2 में आप सब पार्टनर भी आगे आप चल के पढ़ेंगे, ये मैंने आपको मार्क करवाया था। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 30 से। माइनर की बात करने जा रहा हूं मैं। माइनर कौन होता है, सेक्शन 30 क्या कहता है, तो थोड़ा बहुत समझने के हिसाब से लिखने के लिए कोई ऐसी बात नहीं, सब चीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखी है कि माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं। सेक्शन 30, माइनर अगर पार्टनर बन जाता है तो उसके राइट, उसकी लायबिलिटीज यानी कि उसकी ड्यूटीज, ये सब चीजें हमने यहाँ पर बताई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका कंसेप्चुअल पार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, ये आखिर है क्या, सेक्शन 30 क्या कहता है। तो मेरे साथ आप इसमें थोड़ा बहुत आप देखिए, मैं लिख के आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखो बच्चों, हाँ जी क्या हुआ बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, पार्टनरशिप बनती कैसे है? सेक्शन नंबर 4 से
हमने कहा कि अगर कोई मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा। और ये व्यक्ति है सपोज ए बी सी, अब ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। तो सेक्शन 4 में आपने देखा था क्या क्या चीज जरूरी है, कैसे बनेगी पार्टनरशिप। इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कह लीजिए या कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अपने आप ही बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो गया। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले जो पता है वो समझिए, फिर सेक्शन 30 पे चलेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे, सेक्शन 4 से। और सेक्शन 4 ये कहता है 3 असेंशियल एलिमेंट में से जो पहला असेंशियल एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हालांकि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन जब उसको आप देखिए तो वहां आपको पता चलेगा कि एग्रीमेंट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, जो बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, यहां जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी कौन है, ए बी सी। कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी की जो एज है वो 18 और 18 प्लस होनी चाहिए। 18 साल या 18 से ज्यादा साल का व्यक्ति ही एग्रीमेंट कर सकता है, ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पता चलेगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनरशिप जो बनती है, अगर मैं कह रहा हूं एबीसी ने एक फर्म तैयार की किसी भी डेट पर, लेट्स से 1/4/2015 की डेट पर इन्होंने फर्म बना दी, तो ये मैं बोलूंगा इस डेट पर एज ऑन डेट यहां पर जो पार्टनर बन रहे हैं यानी कि एबीसी, इनकी एज जो है 18, या तो एग्जैक्ट 18 साल का कोई हुआ होगा आज, या 18 प्लस एज होगी। और प्लस का मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, कोई 20 साल 25 साल 30 साल कुछ भी एज का हो सकता है। बात समझ में आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से, और एग्रीमेंट होता है 18 या 18 से ज्यादा साल के व्यक्तियों के बीच में। ऐसा क्यों रखा गया सर, 18 साल के लिमिट का क्या है, आपको पता होगा वोटिंग राइट भी आपको 18 साल के बाद ही मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट जो आपको बेनिफिट्स देती है, ठीक है, जो स्कीमें लगी हुई है वो 18 साल के बाद के लिए एप्लीकेबल है। ये इसलिए होता है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें अपना भी नुकसान फायदा नहीं पता। मान लीजिए 5 साल का 7 साल का बच्चा है और वो अपने घर पे अपनी बालकोनी में छत पे खड़ा हुआ है, मैं नीचे से अगर उसको बोलता हूं कि बेटा आपको चॉकलेट चाहिए, वो बोलेगा हाँ जी चाहिए। मैंने बोला ठीक है जी चॉकलेट चाहिए, तो ऊपर से कूद जाओ। तो आपको क्या लगता है बच्चा क्या करेगा, जरा बताइए बच्चा क्या करेगा। मुझे सर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी एज ऐसी है, उसको खुद नहीं पता कि मेरा कितना नुकसान या फायदा हो सकता है, सामने वाला मुझसे क्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि वो माइंड उसका उतना डेवलप नहीं है। तो हो सकता है कि छोटा बच्चा है, वो चॉकलेट के लालच में बिना ये देखे उसको क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि बिना सोचे, क्योंकि एज बहुत कम है, वो उसकी बातों में आके आगे बढ़ जाए और उसको दिक्कतें हो जाए, परेशानी हो जाए। तो कानून का मानना है कि बच्चों को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, तो कोई भी उनको कहीं ना कहीं उनको अपनी बातों में फंसा सकता है, उनसे उनके ही नुकसान का कोई काम करवा सकता है। इसलिए एग्रीमेंट जो लीगल एनफोर्समेंट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में अलाउ है जिनकी एज 18 साल है। तो एक 18 साल का एक बैरियर हमारी कंट्री में है, वो मेजोरिटी रूल के हिसाब से 18 ईयर एज रखी गई है। ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल की एज में आ जाता है तो वो अपने बारे में अपने डिसीजन ले सकता है, यानी वो अब फैसला कर सकता है कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है बुरी है। बात समझ में आती है। तो अभी हमने कुछ नई चीज नहीं पढ़ी, अभी हमने देखा कि अब तक जो हम पार्टनरशिप फर्म कह रहे हैं, जिसमें हमने टाइप ऑफ पार्टनर भी पढ़ लिए, हमने टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ ली, हमने पार्टनरशिप को बाकी चीजों के साथ डिफरेंस भी कर लिया, कंपनी के साथ, एचयूएफ के साथ, को ओनरशिप के साथ, क्लब के साथ। बच्चों उन पार्टनरों की एज आज हमने समझी है, उनकी एज जरूरी है। और ये कहां लिखा हुआ है, अब मुझसे फिर पूछोगे सर कहां लिखा हुआ है, तो बच्चों ये एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप बन नहीं सकती, चाहे बोल के या लिख के है। और एग्रीमेंट के लिए अप्लाई होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं आपको पूरी चैन दे रहा हूं, पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से, और एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी का मतलब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एबीसी, उनकी एज होनी चाहिए 18 साल या उससे ज्यादा।
तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम जिस पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं उसमें उस फर्म को बनाने के लिए जो पार्टनर है उनकी एज 18 या 18 से ज्यादा ही होगी, ये जरूरी है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो जी, अब ये पार्टनरशिप फर्म बन गई और अगर मैं कहता हूं ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, सेक्शन 4 इसमें फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर एज 18 या 18 से ज्यादा है, 18 या 18 से ज्यादा है। अब आइए आगे, अब आ जाते हैं सेक्शन 30 क्या कहता है जो हमें पढ़ना है। सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर एक फर्म है, ये बच्चे ऑलरेडी फर्म है, एबीसी की एक पार्टनरशिप फर्म है, जाहिर सी बात इनकी एज 18 से ज्यादा होगी, इनकी एक फर्म है एबीसी, उसमें पार्टनर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसी डी को, और डी की मैं एज आपको बता रहा हूं, इसकी जो एज है वो एज जो है वो 18 साल से कैसी है, 18 साल से कम है, एज जो है वो 18 साल से कम है, यानी ये हो गया माइनर। ये क्या हो गया बच्चों, जिसकी एज 18 साल से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, माइनर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारा सेक्शन 30 ये कह रहा है कि यार डी को इस फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है, क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन ये है कि वेदर, ठीक है, डी एडमिट एज अ पार्टनर इन एबीसी फर्म, और डी की एज मैंने आपको बता दी है, इसकी एज जो है वो बिलो 18 है, बिलो 18 ईयर इसकी एज है, तो क्या इसको पार्टनर बनाया जा सकता है? जबकि सेक्शन 4 तो मना करता है, सेक्शन 4 मना का मतलब है, सेक्शन 4 कहता है एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट हमेशा होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो वहां एज 18 प्लस होती है। बट अब हमारा सवाल है कि क्या इसको ऐसे बनाया जा सकता? तो देखो अभी जितना सेक्शन 4 हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो नहीं बन सकता, माइनर को हम बाहर रखेंगे। लेकिन सेक्शन 30 एक स्पेशल सेक्शन आया, ये स्पेशल सेक्शन है, ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। सेक्शन 30 ये कहता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा सेक्शन 30 अलाउ करता है टू एडमिट, यानी कि आप एडमिट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको कुछ भी आप नाम दीजिए, एडमिट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सेक्शन 30 कहता है टू माइनर ओनली फॉर बेनिफिट टू माइनर, यानी कि आप माइनर को बेनिफिट देने के इरादे से पार्टनर बना सकते हैं। तो माइनर जो है ना वो एक स्पेशल तरीके का पार्टनर होता है, जिसको हम कभी कभी बेनिफिशियरी पार्टनर भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि क्या इसके पीछे मन है, क्या इसके पीछे ये पर्पस है कि सेक्शन 30 इसमें ऐड किया गया? तो मैं आपको समझा देता हूं। आप मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आपके हैं, तो आप जा रहे हैं रोड पे, ठीक है, वहां पर मान लीजिए ट्रैफिक रश है, जो भी है। अब आपने देखा काफी लोग जो है ना भीख मांगने वाले इधर उधर घूमते रहते हैं, रेड लाइट पे आके खड़े हो जाते हैं। अब वो आपके पास आ गए, अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अब वो पेमेंट कुछ पैसे मांग रहा है, भिखारी है, भीख मांग रहा है आपसे, तो आपके मन में आ जाती बात कि चलो यार मुझे इसको पैसे दे देने चाहिए। तो आपने अपनी पॉकेट से निकाल के 10 रुपीज 20 रुपीज को दे दिए। आपका फ्रेंड भी आपके साथ है, वो मना कर रहा है, नहीं यार क्यों दे रहे हो यार, इनकी तो आदत बिगड़ जाएगी, ऐसा और वैसा, जो भी उसकी सोच है, पर आपके दिमाग में गुस्सा, आपने उसकी मदद कर दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मदद क्यों किया? एक तो आप कहेंगे जी हमारा बिहेवियर ऐसा है जी, हमसे दुख देखे नहीं जाते, तो भैया दुख तो बहुत लोगों के पास है, फिर आप सबके दुख दूर कीजिए। फिर आप कहेंगे नहीं, उस समय क्योंकि एग्जाम के लिए जा रहा था तो वो डर बहुत था, और मुझे लगा वो भी समझ गए हाथ में हमारे, है ना, पेन या ये देखे कि आप पेपर हाथ में कुछ किए तो शायद एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो कहने लगे जी आप बहुत पढ़ाई करो, आप जो है पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो हमें लगा कि भगवान जो है हमारी बात तो सुनते ही है, भगवान इनकी बात सुनते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन है वहां पर, तो अगर हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमारे लिए दुआएं करेंगे, और दुआएं जो मिलेगी उसका असर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारा पेपर अच्छा जाएगा या हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं कोई तर्क वितर्क पे ये नहीं जा रहा हूं कि ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा, या आपको मदद करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं, जो कुछ भी आपने उस समय किया
उसे उसका फायदा हुआ या होना चाहिए या होने के इरादे से आपने किया या नहीं किया, कहीं ना कहीं बेनिफिट पर्पस दिमाग में था। अगर आपका खुद का अपना बेनिफिट पर्पस था कि ये मेरी मदद करेगा, मेरे एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तो उसमें भी एक कारण ये था कि जब मैं इनकी मदद करूंगा तो कहीं ना कहीं उसका फल दुआओं के रूप में मुझे मिलेगा। यानी कुल मिला के आप उनकी मदद ही करना चाहते थे। मैंने ऐसे ऐसे लोग सुने हैं, देखिए आपने भी कहीं सुना हो कि बहुत सारे लोग हैं जो लाखों का करोड़ों रुपए का डोनेशन देते हैं, दान करते हैं। अब आपको क्या लगता है वो फोटो खिंचवाने करने के लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि हम मदद कर पाए। अब सर यहां पर हमने जिसकी 18 से कम है उसकी मदद कैसे की, मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उनका बच्चा है 8 साल का, ठीक है, सुनिएगा बात को, उनका बच्चा 8 साल का, किसी रोड एक्सीडेंट में मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, और अब बच्चा इतना छोटा है कि वो तो खुद अपने लिए बिजनेस नहीं कर सकता, कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो उसकी मदद करेंगे, मतलब उनके जो रिलेटिव होंगे वो उनकी मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे भाई? बच्चे की देखरेख करनी होगी, लेकिन उसका जो बिजनेस था या फादर का, जो उनके फादर का बिजनेस था, उसको कौन देखेगा, कैसे चलाएंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि माइनर के पास अपने फादर से जो पैसा मिला है, जो वर्थ हुई, लेकिन उसको कहीं उसको कोई नुकसान ना हो, पर उस पैसे से और पैसे बन सके, उसका फ्यूचर सेफ हो सके। तो माइट बी पॉसिबल कि उनके रिलेटिव्स ने, जो उनका अपना बिजनेस चल रहा था, उस 8 साल के बच्चे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनवा लिया, और जो भी उनकी कुछ उस माइनर के नाम पे जो पैसा था, जो उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस था, फादर का जो भी था, उसको वहां पर लेके आ गए। लेकिन याद रखिएगा यहां पर माइनर, क्योंकि अभी माइनर है, बच्चा 8 साल का, उसको नहीं पता अच्छा बुरा, उसको ये भी नहीं पता मुझे इस फर्म में पार्टनर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो सेक्शन 30 ये कहता कि आप बना तो लो उसको पार्टनर 8 साल के बच्चे को, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए ना तो आप उसको पर्सनल लायबल कर पाओगे, ना ही वो जितना पैसा लगा के लेके आया वो कभी कम होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा अदर पार्टनर को। अगर लॉस होगा तो वो लॉस अदर पार्टनर बियर करेंगे। माइनर का फंड जो उसने इन्वेस्ट किया या माइनर के यहां से जो इनिशियल अमाउंट लगी है, किसी भी तरीके से जो माइनर का आज है, जिस तरह पार्टनर बना है, उसमें रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और उसको पर्सनल लायबल नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना। हाँ, आप उसको 2 रुपए कमा के उसकी मदद कर दे, उसको आप उसकी एजुकेशन के लिए, फंड के लिए, उसका भविष्य सेव करने के लिए उसके फंड को इंक्रीज कर दे, वहां तक अलाउ है। बेनिफिट आप दे सकते हैं, हार्डशिप नहीं कर सकते। तो सेक्शन 30 माइनर के फायदे के लिए बना है। हम ऐसा कह सकते हैं माइनर को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाएगी, लॉस में भी मिल जाएगी, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ नेट। पर जितना उसका पैसा लगा वो कम नहीं होगा, और उसके पास से पर्सनल उसको लायबल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी माइनर को मोटा मोटा हम कह सकते हैं प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलेगा, लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात है। और मदद करना चाह रहे तो कानून ने भी मना नहीं करा। कानून ने ठीक है जी, अगर मान लीजिए ABC हेल्प करना चाह रहा है D की, जिसकी एज 18 से कम है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। सारा रिस्क, सारा लॉस ABC बियर करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो लॉस होगा वो तो आप मान के चलिए ABC में जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा, इसको ऐसा मानिए, वो ABCD में जाएगा। तो ये कह रहा है ठीक है जी, क्या दिक्कत है, डी को आप बेनिफिट देना चाहते हो तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ABC का क्या फायदा? कहीं ना कहीं ABC का फायदा ये कि वो मदद करना चाहता है डी। अब ये मत कहना जी मदद क्यों करना चाहता है, भैया मदद करनी पड़ती है। हमारा वो डियर नियर है डी, या हमारे रिलेटिव में आता है, या हम एक अच्छे इंसान है, भावुक इंसान है, हम चाह रहे सामने वाले को कहीं परेशानी ना हो। इसके साथ जो ट्रेजेडी हो गई है, इनके जो फादर की मदर की डेथ हो गई है, तो बच्चे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसको हेल्प करेगा। तो फाइनली आप डी को, माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर पे ध्यान ये रखना है कि बेनिफिशियरी पार्टनर ही बन सकता है। बस ये मुझे सेक्शन 30 में बताना। तो सेक्शन 30 ये कहता है माइनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ओनली। अच्छा, इंट्रोड्यूस में बता दूं, ये हालांकि हमने पहले डिफरेंसेस में भी किया था। डी को जब पार्टनर बनाया जाएगा तो ABC कंसेंट टू ऑल चाहिए। बच्चों, जब डी को पार्टनर बनाया जाएगा, ऊपर बताता हूं, तो डी को जब पार्टनर बनाया जाएगा तो यहां पर हमें क्या चाहिए, कंसेंट टू ऑल पार्टनर चाहिए। यानी सभी पार्टनर तैयार हो गए तभी वो बनेगा। और सभी पार्टनर में पार्टनर कौन है फिलहाल फर्म के, बताओ, AB
सी, अगर ए बी सी जो कि नॉर्मल एज है, जिनकी एज 18 से ज्यादा है, अगर वो सब मिलके चाहेंगे तो यहाँ पर डी को पार्टनर बनाया जा सकता है, जबकि उसकी एज 18 साल से कम है, माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लेते हैं एक बार बच्चों, देखो सेक्शन 30 क्या कहता है। अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सेक्शन 30 क्या कहता है। मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं इसको पॉइंट को। हाँ जी, सेक्शन 30 क्या कहता है, ऑल दो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। देखो पार्टनर कायदे में बन नहीं सकता, किसके हिसाब से नहीं बन सकता बताइए। माइनर जो है कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, कौन सा सेक्शन मना करता है जल्दी बताओ। अरे भैया कौन सा सेक्शन कहता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 4 कहता है। हालांकि कोई लिटरल मीनिंग पढ़े तो कहेगा सेक्शन 4 में तो लिखा ही नहीं। भैया सेक्शन 4 ये कहता है कि एग्रीमेंट चाहिए, और एग्रीमेंट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है एग्रीमेंट वही कर सकता है जिनकी एज 18 प्लस है। तो इसका ना सेक्शन 4 ये कहता है कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन फर्म। तो सेक्शन 4 ने मना कर दिया कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अगर हम माइनर की बात करें, माइनर पोजीशन की बात करें, तो बच्चों सेक्शन नंबर 4 मना करता है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन सेक्शन नंबर 30 उसको अलाउ कर देता है, ही कैन बी एडमिट, लेकिन उसको एडमिट करवाया जा सकता है टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में भाई फंड आएगा, पैसा आएगा, तो आप उस पैसे से पैसा कमाने की हालत में होगे, ठीक है, उसका शेयर माइनर को भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं लॉस के लिए अदर पार्टनर और बिलिंग की नहीं, लॉस या तो आएगा नहीं, और आएगा तो स्टिल वी कैन बियर इट, तो हम उसको कवर करेंगे। तो इस पे पूरी फर्म का फायदा और माइनर का भी फायदा है, ठीक है। तो एडमिट किया जा सकता है किसी माइनर को टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ये सेक्शन 30 कहता है। तो सेक्शन 30 कहता है कि बनाया जा सकता है पार्टनर। लेकिन इसमें जो की वर्ड है बच्चों, जो इसमें की वर्ड है वो मैं आपको फिर बता रहा हूं। जो की वर्ड है वो क्या है, की वर्ड है इसके अंदर बेनिफिट्स। तो ओनली फॉर बेनिफिट्स आप इसको पार्टनर बनाएंगे, और ये आप भी मान रहे हैं कि माइनर का फायदा होगा, और कहीं ना कहीं फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस में रिसोर्सेज आ रही है, तो इससे फायदा पूरी फर्म को भी मिलेगा। हालांकि अगर फायदा ना मिलकर लॉस हो जाए तो लॉस बेफिक्र रहिए, जो रिस्क है वो एबीसी का रहेगा, डी का नहीं होगा। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं, सेक्शन 30 यही कहता है। आगे पढ़ लेते हैं, इट कैन बी डन, लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा, ये तभी होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इसमें भी जो वर्ड आया वो कौन सा आया, ऑल द पार्टनर की वर्ड है इसके अंदर, ठीक है। ऑल पार्टनर कंसेंट से माइनर को यहां पर लिखा है, ये कीवर्ड है बच्चों, ऑल द पार्टनर कंसेंट से माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। राइट एंड लाइबिलिटीज, अब राइट एंड लाइबिलिटीज हमें पढ़ना, सच अ पार्टनर का मतलब है डी की बात हो रही है, विल बी गवर्न बाय सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है कि डी को पार्टनर बना लो, वो ये भी बता रहा है डी के अधिकार क्या होंगे। राइट का मतलब उसके अधिकार क्या होंगे जब तक वो पार्टनर है, और साथ में उसकी कोई ड्यूटीज या लाइबिलिटीज है तो वो भी आपसे लिस्ट आउट करवाई गई है। चलो पहले राइट लिख लेते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट, भैया पहले भी हम कह चुके, पार्टनर वही है जिसको शेयर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। पार्टनर अगर माइनर पार्टनर है तो उसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिलता है, आंसर यस, ठीक है, ये उसके राइट है, 1 2 3 पॉइंट में लिखा। दूसरा, क्या वो असेस का मतलब पहुंच रखता है, देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई उसकी फोटो कॉपी लेना चाहे तो क्या कर सकता है, क्या वो अकाउंट्स को यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, उसकी कोई अपने पास फोटोकॉपी वगैरह रखना चाहे, हिसाब किताब देखने की बात, पावर की बात हो रही है, आंसर यस। तो माइनर प्रॉफिट में शेयर करता है। माइनर का मतलब है अगर माइनर पार्टनर बना लिया जाए सेक्शन 30 के हिसाब से, तब बात हो रही है। तो माइनर जो है वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, माइनर बुक्स को देख सकता है, असेस कर सकता है, और कॉपी ऑफ अकाउंट भी ले सकता है। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसका अच्छा पॉइंट है, जरा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि भाई आज वो माइनर है और आप उसको बेनिफिशियरी पार्टनर की तरह देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहां से समझाता हूं। आज मान लीजिए, आज का मतलब है, ठीक है, अभी हमने कहा सपोज 1/4/2015 में, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एबीसी ने एक फर्म बना ली। अब इन्होंने जो फर्म बनाई वो बच्चों कैसे बनाई बताओ, बनाई सेक्शन 4 से। 2 साल बाद 1/4/2017 में इन्होंने डी को, और इसकी एज सपोज उस समय 15 ईयर है, ठीक है, इसको इन्होंने सेक्शन 30 से पार्टनर बना लिया, तो ये स्पेशल पार्टनर हो गया सेक्शन 30 से।
आ रही बात समझ में? 2015 में एबीसी ने फर्म बनाई सेक्शन 4 से, और 1/4/2017 के अंदर इन्होंने डी को पार्टनर बना लिया जिसकी एज 15 साल है सेक्शन 30 से। आज 15 साल एज है, लेकिन बच्चों जब आगे चल के 3 साल पूरे हो गए, आज एग्जैक्टली मान लीजिए इस डेट पे इसकी एज 15 साल है, तो ये जब 31/3/2020 की बात आएगी, 17 से 20 पे आ गए, अब उसमें आप 1 अप्रैल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, मुझे डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जा रहा, मैं एग्जैक्ट मान लेते हैं। सपोज इस डेट पर डी जो है उसकी एज 18 ईयर हो गई। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, मुझे बताइए, यहां पर माइनर था वो, यहां पर वो माइनर था, एक यहां पर बच्चों माइनर जो था, यहां पर यहां से लेके इन 3 सालों तक माइनर को बेनिफिट, यहां पर डी जो है वो एज माइनर बेनिफिट लेगा। लेकिन ये बात ये हो रही है सर अब उसकी एज 18 साल हो गई, अब क्या होगा? तो यहां देखो एक्ट ने एक बड़ी अच्छी बड़ी बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा जी यहां से हम उसको, ऐसा ही आज बर्थडे आ गया तो अब अगले दिन से लायबल हो गया, या हम उसको एक 6 महीने का एक बफर टाइम दे रहे हैं। बच्चे 6 मंथ्स कहां से मिल रहे हैं? जिस दिन से वो माइनर से मेजर हो गया। भाई 31/3/2020 को डी की एज 18 साल हो गई, यानी कि अभी हो गया मेजर, तो मेजर की डेट से जिस दिन वो मेजोरिटी एज पर आ गया है, मेजोरिटी डेट से 6 मंथ्स के अंदर उसको एक राइट मिल रहा है। वो राइट क्या है? वो राइट ये है कि वो चाहे तो एक नॉर्मल पार्टनर बन जाए फर्म में, और वो अगर चाहे तो फर्म से अलग हो जाए, यानी वो फर्म से सेपरेट हो जाए, वो फर्म से सेपरेट हो जाए। तो वो नॉर्मल पार्टनर भी बन सकता है और फर्म से सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि उसने 4 महीने बाद ये डिसाइड किया कि वो फर्म में नॉर्मल पार्टनर बनेगा, उसने 4 महीने बाद ये डिसाइड किया वो फर्म में नॉर्मल पार्टनर बनेगा, तो अब मेरा एक सवाल ये है आपसे कि 6 महीने में भी 4 महीने बाद उसने डिसाइड किया, तो 4 महीने कैसी पोजीशन रहेगी, अगले 2 महीने कैसी पोजीशन होगी, और आगे कैसे होगी? तो देखो इसमें आंसर ये है, सवाल समझ में आ रहा है आपको? 31/3 तक तो माइनर ही था, कोई बात ही नहीं है, माइनर वाले उसके ऊपर प्रोविजन लगेगी। 31/3 से 1/4 आते ही ऐसा नहीं है कि अब वो नॉर्मल पार्टनर आज अपने आप ही मान लिया जाएगा, उसको 6 महीने का एक बफर टाइम मिल रहा है सोचने का, समझने का कि भाई इस फर्म में मुझे, क्योंकि 18 साल के बाद उसके अंदर वो शक्ति आई है ना सोचने समझने की, तो वो 18 साल के बाद ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, मुझे फर्म में नॉर्मल पार्टनर बन जाना चाहिए या नहीं, ये भाई मुझे यहाँ फायदा नहीं है, मेरा इतना इस बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है मैं उसे कहीं और लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो वहां से वो अलग भी हो सकता है। पर उसको सोचने समझने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। और मान लेता हूं मैं उसने 4 महीने बाद डिसाइड किया कि भाई मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, मान लीजिए उसका डिसीजन आया यस, भाई वो बताएगा मैं पार्टनर बनना चाहता हूं नहीं, टू बिकम अ पार्टनर और नॉट, तो आंसर यस नो हो सकता है। मे बी वो पार्टनर बनना चाहे, मे बी वो पार्टनर ना बनना चाहे। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है, सपोज उसका आंसर यहां पर आके आया यस, तो क्या होगा, इन 4 महीने में भी जब उसकी एज 18 साल से ज्यादा है पर वो माइनर के बेनिफिट लेता रहेगा, और यहां से लेके आगे तक उस पर नॉर्मल प्रोविजन लगेगी, यानी कि वो नॉर्मल पार्टनर माना जाएगा। तो वो नॉर्मल पार्टनर बनेगा 4 महीने के बाद, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं उसने बिल्कुल 6 महीने में डिसाइड किया तब, तो यहां से यहां तक जो माइनर वाले प्रोविजन लगेंगे, और इसके बाद नॉर्मल पार्टनर की तरह, इसके बाद नॉर्मल पार्टनर की तरह। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और समझो अब आप एक कहेंगे सर उसने अगर कुछ भी डिसाइड नहीं करा, ये भी मैं समझने की बात है, 6 महीने का उसका बफर टाइम है, वो 6 महीने तक तो माइनर ही रहेगा, कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, बच्चों यहां पर तो उसने यस कर दिया था, या बिल्कुल 6 महीने में यस कर दिया था। मैं कहता हूं ना उसने यस किया ना नो किया, अब क्या होगा? तो एक्ट ये कहता है 6 महीने के बाद से वो डीम टू बी नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा। इसका मतलब है वो नॉर्मल पार्टनर कब से बनता है और कब वो पार्टनर नहीं रहता, वो समझो। जो 6 महीने का पीरियड उसको मिला है, या तो 6 महीने से पहले ही
जिस भी डेट पर ये कहेगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं तो वो नॉर्मल पार्टनर बन गया, या अगर वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता और 6 महीने खत्म हो जाता है तो भी वो नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा। और अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसको स्पेशली बताना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा। तो आप समझिए डीम्ड के केस में यस होता है, नो नहीं होता। तो माइनर के सेक्शन 30 में पार्टनर बना था और जिस दिन वो माइनर से मेजर हो गया वहां से उसको कानून ने 6 महीने का वक्त दिया है सोचने समझने का। और देखो अगर आपको वक्त मिलता है तो ये आपका अधिकार है, फायदे की बात है, आपको वक्त मिल रहा है, आप अच्छी तरह एनालिसिस कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए। ऐसा कोई दबाव कानून ने नहीं बनाया कि 18 साल से होते अगले दिन से ही आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज आ जाएगी। अच्छा एक चीज में और क्लियर कर दूं, जिस दिन से वो नॉर्मल पार्टनर बनेगा उस दिन से आगे उसकी लाइबिलिटीज बढ़ेगी। पुराने लॉस, पुरानी लाइबिलिटीज से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं क्या लिखा था बच्चों, यहां पर आ जाइए। ऑन अटेन, जब वो अटेन का मतलब प्राप्त करेगा मेजोरिटी, भाई आज माइनर है तो कभी तो मेजर होगा, आज ही तो एज 18 से कम है, कभी तो 18 वक्त गुजरेगा 18 साल की एज हो जाएगी। तो जैसे ही वो मेजोरिटी पर आएगा, उसकी एज मेजोरिटी एज पर आएगी, ही मे विद इन 6 मंथ्स इलेक्ट का मतलब है डिसाइड करेगा, चूज करेगा कि क्या करना है मुझे, टू बिकम अ पार्टनर। या तो वो यस बोलेगा और नॉट, या वो नो बोलेगा टू बिकम अ पार्टनर। और यस और नो बोलने के लिए उसको कितना बफर टाइम मिल रहा है, कितना वक्त दे रहा कानून, उसको जरा बताना। उसको 6 महीने का टाइम मिल रहा है। चलो उसने नो बोल दिया तो क्या होगा, नो बोलते ही सब चीजें वापस, मतलब जो उसका उस दिन का बैलेंस है, जो भी कुछ है वो उसे मिलना चाहिए, आज तक का प्रॉफिट वगैरह मिला के जो बदला वो उसे मिलना चाहिए। पर अगर मान लीजिए वो सेपरेट हो रहा है और उसको वो फंड नहीं मिल रहा है तो क्या वो केस फाइल कर सकता है? आंसर यस। क्या वो केस फाइल कर सकता है, स्वीप फाइल कर सकता है? आंसर है यस, वो केस फाइल कर सकता है। कोर्ट केस की बात हो रही है, क्या वो कोर्ट केस फाइल कर सकता है? तो कोर्ट केस फाइल कर सकता है टू द पार्टनर फॉर हिज शेयर्स इफ सेपरेट, अगर वो सेपरेट हो रहा है फ्रॉम द फर्म तो आंसर यस, वो कर सकता है। तो बच्चों 4 हमारे टोटल राइट है, ये 1 to 4 माइनर के राइट है, वो समझ लो क्या है। एक बार समरअप कर लीजिए, समरी कर लीजिए क्या है बच्चों। 1 to 4 राइट में क्या लिखा, अगर कोई माइनर सेक्शन 30 से पार्टनर में फर्म में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देखने कॉपी लेने का अधिकार उसका होगा। और जब उसकी एज 18 साल हो जाएगी तो उसको 6 महीने का सोचने का, विचार करने का, पार्टनर बनना है नहीं बनना है, यस नो कहने का मौका मिलेगा। और अगर वो डिसाइड करता है वो सेपरेट हो रहा है तो उसको सारी चीजें उसकी जो बनती है वो रिलीज हो जानी चाहिए। और अगर उसमें डिले किया जाता है या नहीं दिया जाता है तो वो केस फाइल कर सकता है टू द अदर पर्सन, अदर पार्टनर। ड्यूटीज पे आ जाते हैं। अब ड्यूटीज क्या है सर, क्या आपने तो कहा था माइनर तो फायदे के लिए बनाए जाते, तो ड्यूटीज कहां से आ गए बच्चों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ड्यूटीज कहां से आई है। अप टू द एक्सटेंट, इसमें एक लिमिट है अप टू द एक्सटेंट, ठीक है। हाँ जी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट पर्सनल लायबल, यानी वो पर्सनल लायबल तो नहीं होगा। ये तो देखो उसके फायदे की बात है, यानी नो पर्सनल लायबिलिटीज, वो पर्सनल लायबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, जितना उसके पास था या जो उसकी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसके पास 10 लाख रुपए फादर की तरफ से वर्थ मिली हुई है लेकिन अभी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको उसके घर से और पैसा मंगाया जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि वो पर्सनल लायबल नहीं होगा। और अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स को मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं, क्या इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि मान लेते हैं कि ईयर फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब मैं कहता हूं मान लीजिए 11 मंथ्स में फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट, और आखिरी मंथ में 12 मंथ्स में लास्ट मंथ में मान लीजिए 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि माइनर 1 लाख रुपए में शेयर लेके चला जाएगा, लॉस सारा सिर्फ एबीसी का हो। ये कह रहा है अगर ये लॉस हुआ है तो उसको नेट करेंगे। नेट का मतलब क्या हुआ, ये 90,000 रुपीज बांटा जाएगा किसमें, एबीसी और डी जो कि माइनर है, एबीसी और डी जो कि माइनर है। तो ये टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है जो उसका शेयरिंग है। भाई लॉस, देखिए बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, लेकिन लॉस अगर प्रॉफिट से सेटअप हो रहा है तो वो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पिछले साल उसको प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट उसकी बुक्स में आ गया,
उसने भी उसे विड्रॉ नहीं करा है, जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था माइनर ने, 1,10,000 हो गए, अगले साल लॉस आ गया, और लॉस का अगर शेयर देखा जाए तो वो 5,000 रुपए आता है, तो हम उसको प्रॉफिट कितना दे चुके लास्ट ईयर, 10,000 रुपीज, तो बच्चों को कम हो सकता है। मतलब आप ये समझिए फर्म ने 11 महीने में कुछ कमाया तो उसका शेयर बनता है माइनर को, 12वें महीने में लॉस हुआ तो लॉस का यहां वो बियर कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे बियर कर रहा है, तो कर रहा है वो लॉस बियर, 10,000 रुपए का लॉस बियर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर इस लॉस की वजह से जो 1 लाख का प्रॉफिट था वो 90 रह गया, तो यहाँ पर डी ने पार्टिसिपेट किया। ये एक घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन आपको ये समझना है कि उसकी शेयरिंग पे इंपैक्ट आता है, यानी लॉस में कहीं ना कहीं उसका शेयर कम हो जाता है। भाई लॉस होने से क्या होता है, जो प्रॉफिट आ रहा था वो क्वांटम कम हो गई, तो लॉस में वो पार्टिसिपेट करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारा प्रॉफिट मिलेगा उसको, लॉस जितना होगा वो सारा एबीसी लेगा। लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ जितना उसका प्रॉफिट बनता है वहां तक नेट करेगी। हाँ, लेकिन इसी में मैं अगर बोल देता हूं, इसी एग्जांपल में मैं आपको और बढ़ा के बोलता हूं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि 1,10,000 होता है, लेट से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ शुरू में और बाद में 1,10,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, ये नेट लॉस हो गया। तो बच्चों जो 10,000 का लॉस होगा, ये जो लॉस होगा ये कौन बियर करेगा, ये सिर्फ एबीसी में जाएगा, डी में नहीं जाएगा। तो इन तीनों को ये लॉस बियर करना पड़ेगा, डी को नहीं बियर करना पड़ेगा, इस वर्ड का ये मतलब है। पर्सनल लायबल करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो हमने क्लियर भी कर देंगे, पर्सनल लायबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ज्यादा परेशान मत हो। इतना लिखना आपको कि लॉस माइनर सफर करता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर्स, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर्स, तो लिखा ना अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर्स, जितना उसका शेयर बनता है वहां तक वो लॉस भी बियर करता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में वो पर्सनल लायबल नहीं होगा, उससे घर से पैसा नहीं मंगवाया जाएगा, और जितना उसका इन्वेस्ट है वो भी कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, यानी उसकी कैपिटल भी कम नहीं होगी, उससे घर से भी नहीं मंगवाया जाएगा। कुछ देना तो दे दो उसको, नहीं बनता है तो मत दो। लॉस में रिमेनिंग पर्सन बियर करेंगे, माइनर बियर नहीं करेगा, प्रॉफिट उसको मिलेगा। पर लॉस जो हम कह रहे हैं वो पहले अगर फर्म का प्रॉफिट है तो उससे नेट होगा, सेट ऑफ होगा, इसका मतलब लॉस का इंपैक्ट तो प्रॉफिट कम करने के काम में आएगा। अगला पॉइंट बच्चों जो हमने वहां राइट पढ़ा था, वहां ड्यूटीज है। ड्यूटीज क्या जरा समझो, मैंने आपको कहा कि वो 6 महीने का उसका बफर टाइम है, लेकिन बच्चों ये ड्यूटी भी है उसकी कि वो बताए यस या नो। माइनर के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो 6 महीने में ये सोच के बताए कि वो यस बोल रहा है नो बोल रहा है। मैं कहता हूं ये उसकी ड्यूटी है, और आप कहेंगे अगर उसने ड्यूटी पूरी नहीं करी तो क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर उसने ड्यूटी पूरी नहीं करी तो डीम टू बी यस मान लेंगे फिर हम उसे, फिर वो कल को ये ना कहेगी जी मुझे पार्टनर बना दिया, मेरे ऊपर लॉस डाल दिया, मुझसे घर से पैसा मंगवाया जा रहा है सर, फिर वो डीम टू बी पार्टनर होगा। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो डिसाइड करके बताए 6 महीने के अंदर कि वो माइनर एज अब नॉर्मल पार्टनर बनना चाहता है, बने रहना चाहता है फर्म में या नहीं रहना चाहता, ये उसको बताना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो अब पढ़ेंगे जरा, देखो क्या लिखा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ो बच्चों, अच्छा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ड्यूटीज हमने लिस्ट दे रखी है आपको। विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अटेनिंग, वही वाली केस है, जब से वो अटेन किया उसने, मेजोरिटी एज आ गई यानी 18 साल की एज आ गई, वहां से 6 महीने के अंदर, या जब उसको जानकारी मिली कि वो एडमिट था किसी बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। देखो 6 महीने का पीरियड भी कहां से, 18 साल की एज से, या जब उसको पता चला, मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा था, उसको पार्टनर बना दिया, अब बच्चे को पता ही नहीं वो पार्टनर बना हुआ है कहीं, और उसको आगे तक भी नहीं पता चला, अब उसकी एज भी हो गई 18 साल, पर उसको यही नहीं पता वो पार्टनर बना हुआ है, तो बेचारा डिसीजन क्या लेगा। मान लीजिए 19 साल की एज में उसको कहीं से पता चला कि वो फर्म में पार्टनर था, तो उसको 6 महीने का वक्त कहां से मिलेगा, 18 साल की एज से या 19 साल की एज से? सर जब से उसे पता चला, जो चीज बाद में हुई है। अगर उसको पहले से पता था वो माइनर की वो पार्टनर है, तो जैसे ही 18 साल का होगा उसको 6 महीने का पीरियड चालू हो जाएगा। और अगर उसको पार्टनर होने का भी पता 18 साल के बाद चला, तो जिस दिन से उसको पता चलेगा वहां से 6 महीने का वक्त उसको मिलेगा। यानी कि 18 साल की एज से पता चलने की डेट से, जो भी दोनों में डेट बाद में आ रही है, वहां से 6 महीने का पीरियड है। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन वर्ड आपको ऐसे पढ़ना है। या तो 6 महीने कहां से काउंट होगी, जहां उसकी एज 18 साल हुई है, या जब उसकी नॉलेज में आया, जानकारी में आया कि वो पार्टनर है, जो भी दोनों में से डेट बाद में है, तो 6 महीने का पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, ये उसके लिए क्लोज है। तो 6 महीने का पीरियड बच्चों कहां से स्टार्ट होगा, जब उसको जानकारी में आया वो पार्टनर है, या जो उसकी एज 18 साल हो गई, दोनों में से ये जो भी काम बाद में हुआ, वहां से 6 महीने का पीरियड मिलेगा। और क्या पीरियड मिलेगा, और इसको क्या करना पड़ता है, यस नो बताने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, एक टर्म यूज होगी जिसको हम यूनिट 3 में डिटेल करेंगे,
वो है पब्लिक नोटिस। इसमें बड़ा अच्छा वर्ड है, ही मे गिव पब्लिक नोटिस, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर में उसको उस न्यूज़पेपर में लिखवाना पड़ेगा कि मैं अब इस फर्म से जुड़ना चाहता हूं। तो पब्लिक नोटिस का एक तरीका, एक पैटर्न है, वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यानी कि पहले आम जनता को, पब्लिक एट लार्ज को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस फर्म का पार्टनर बन रहा हूं। तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा दैट ही हैज इलेक्टेड, कि उसने इलेक्ट कर लिया है बिकम अ पार्टनर, या फिर उसने ये डिसाइड करा वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। यस नो दोनों केस में एडवाइस ये है कि वो पार्टनर, माइनर जो अब मेजर हो गया है जिसकी 18 साल एज हो गई है, वो इस 6 महीने के बफर टाइम में डिसाइड करके बताए कि वो पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता। दोनों केस में उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए। लेकिन अगर माइनर बिकम अ पार्टनर बन जाता है, अगर माइनर मान लीजिए पार्टनर बन जाता है फॉर हिज ऑफिस ऑन विलिंगनेस, यानी कि वो यस बोल देता है, या फिर फेल टू गिव पब्लिक नोटिस हो जाता है, 6 महीने का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, डीम्ड यस बोला था। या तो वो यस का केस है, डीम्ड यस का केस है। यस का मतलब है उसने खुद यस बोला है, डीम्ड यस का मतलब है 6 महीने तक उसने कोई डिसाइड नहीं करा, तो उसको हम डीम्ड पार्टनर मान लेते हैं। तो या तो वो यस है या डीम्ड यस है, तो फिर ये केस लगेंगे। तो ये केस कौन से है बच्चों, ये केस वो है जिसमें माइनर ने यस बोल दिया है। तो ये केस तब लग रहे हैं जब माइनर क्या हो गया, यस की सिचुएशन में चला गया, यानी वो पार्टनर बन रहा है। यस के केस में 3 केस लगने जा रहे हैं, और नीचे जो केस आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो तब लगेगी जब वो नो बोलेगा। नो के केस में ये केस लगेगा, यस के केस में ऊपर के 3 पॉइंट है, हालांकि तीनों एक दूसरे के रिवर्सल है, तो 3 समझ लो, दूसरे 3 अपने आप आ गए। देखो क्या लिखा है, यस his shares and liabilities as a minor will continue up to the date on which he become a partner। यानी जिस दिन वो यस बोलेगा, यानी कि अगर मैं बोलता हूं उसने पूरे 6 महीने के बाद यस बोला, तो बच्चों इस 6 महीने तक तो वो माइनर रहेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया ना। बिकम पर्सनल लायबल, अब पर्सनल लायबल होना शुरू हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब है 6 महीने के बाद के लिए वो क्या होगा, अब नॉर्मल पार्टनर हो गया, तो लायबल होगा। अच्छा, उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, उसका प्रॉफिट रेशो क्या होगा, या फिर प्रॉफिट ऑफ द फर्म में उसका रेशो क्या होगा, वो कह रहे रिमेन द सेम टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। मान लीजिए माइनर को 1/5 शेयर मिलता था, तो ये कह रहे कोई बात नहीं, वो 1/5 का 1/5 रहेगा। माइनर की कैपिटल का बैलेंस 1 लाख था, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 लाख ही उसकी कैपिटल बैलेंस आगे भी चलेगा। तो जो माइनर के टाइम पर उसका शेयर या प्रॉपर्टी में शेयर था, वो एज इट इज आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट कौन कौन से थे, माइनर को जब तक वो यस बोल रहा है उस दिन तक माइनर के ही बेनिफिट मिलेगा, या कह लीजिए 6 महीने तक उसको बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो 6 महीने की आखिरी डेट पे यस बोलता है, या डीम्ड वाला केस बनता तब। पर 6 महीने के आगे के लिए अब वो पर्सनल लायबल होना शुरू हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए, यानी पूरी दुनिया बाकी पार्टनरों के साथ साथ उस पर भी केस कर सकती है और आगे के लिए, लेकिन ये आगे के लिए होगा। और जो भी उसका शेयर या प्रॉपर्टी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या जितना भी उसका फंड कैपिटल जो भी था, वो उसको एज इट इज आगे शिफ्ट हो जाएगा, माइनर वाली ही चीजें आगे चली आएगी। अच्छा, अगर माइनर डिसाइड करता है नो, माइनर डिसाइड करता है टू सेपरेट होना चाहता है इज कनेक्शन फ्रॉम द फर्म, यानी कि वो बोल रहा है नो, तो उसके राइट एंड लायबिलिटीज क्या होगी, राइट एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू रहेगी माइनर की तरह टू द गिविंग द पब्लिक नोटिस। मान लेते हैं उसने 4 महीने बाद, ठीक है, यहां पर आगे मान लीजिए 4 महीने बाद उसने नोटिस दे दिया, तो ये कह रहे 4 महीने तक वो माइनर रहेगा, और इसके बाद तो वो पार्टनर ही नहीं रहा, तो खत्म ही हो गई बात। तो माइनर जब तक वो डिसीजन लेता है तब तक वो माइनर का बेनिफिट लेगा। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल, लेकिन अब उसका शेयर लायबल नहीं होगा किसी भी आगे के काम के लिए। भाई अब पार्टनर ही नहीं रहा, वो उसने मना कर दिया। भाई अगर मान लीजिए 18 साल की एज के बाद वो अगले 4 महीने तक डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन ये 4 महीने बाद वो बोल देता नो, तो आगे का मैटर खत्म हो गया, आगे का मैटर तो खत्म हो गया बच्चों। और इस 4 महीने के लिए हम उसको कैसे मानेंगे, इसको 4 महीने के लिए मानेंगे माइनर, ये माइनर की तरह रहेगा। अच्छा, ही शैल बी एंटाइटल, वो एंटाइटल रहेगा केस फाइल करने के लिए, क्योंकि सेपरेट हो गया ना, जब वो फंड से अलग हो गया तो जितना उसका शेयर या प्रॉपर्टी में हिस्सा है जो उसका फंड बनता है उसके वो केस फाइल करेगा। ये तो हमने ऊपर भी बताया था। तो माइनर की पोजीशन यहां पर आके क्लियर हो गई आपकी। मैं एक बार फिर से सब चीज लिंक करके आपको बता दूं क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो माइनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकता। सेक्शन 4 के टाइम पर माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन एक फर्म जो बनी हुई है
नॉर्मल व्यक्तियों के साथ जिनकी एज 18 से ज्यादा है, वो सब मिलके चाहे तो किसी माइनर को फर्म में बेनिफिशियरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसा समझिए, माइनर पार्टनरशिप फर्म बना नहीं सकता, लेकिन इन बनी हुई फर्म में माइनर को पार्टनर शामिल किया जा सकता है। दूसरा उसके राइट है शेयरिंग लेने का प्रॉफिट में, वो तो मेन अधिकार है। बुक्स को देखने का, एज 18 होने पर उसको 6 महीने का वक्त मिलता है सोचने का, और अगर वो अलग होना चाहता तो वो केस फाइल करके अपना, अगर उसका फंड सेपरेशन जो बनता वो नहीं मिला तो केस भी फाइल कर सकता है। लाइबिलिटीज पे आ जाए तो वो पर्सनल लायबल नहीं होता, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर उसकी लाइबिलिटीज बनती है, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है होने वाले लॉस से। 6 महीने के पीरियड में, या जब से उसको पता चला वो पार्टनर है, उसको 6 महीने के पीरियड में डिसाइड कर लेना चाहिए, पब्लिक नोटिस देके यस और नो। और वो अगर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता तो डीम टू बी यस माना जाता है। और यस का मतलब है कि जब तक वो डिसाइड कर रहा है, या 6 महीने का पीरियड, वो माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद वो नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा, आगे के कामों के लिए पर्सनल लायबल होगा, और उसका शेयर जो भी है पुराना माइनर वाला ही कंटिन्यू होगा। नो के केस में सब कुछ रिवर्सल है, माइनर जब तक वो डिसाइड करता तब तक तो माइनर बेनिफिट मिलेगी, उसके बाद तो पार्टनर ही नहीं है तो लायबल नहीं होगा, और अगर अलग होने पर उसका जो फंड बनता है उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है। इसमें मैं एक जोड़ते हुए आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो मैं वो बता दूं, ये बच्चे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा हूं। टू फॉर्म का मतलब है क्रिएट अ पार्टनरशिप, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए? ओनली प्रॉफिट। जो पार्टी शुड शेयर क्या करे? पार्टी प्रॉफिट में शेयर करे, प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर करे, या लॉस में करे, या प्रॉफिट एंड लॉस बट सम पार्टनर में गेट अ शेयर ओनली इन प्रॉफिट। ये बताइए कौन सी वाली बात हो रही है? माइनर की बात हो रही है ना। देखो यहां पर ज्यादातर बच्चे ये डी पार्ट आंसर लगा के आते हैं। वो कहते हैं हाँ जी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर प्रॉफिट लॉस में शेयर करेंगे, लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे हो सकता है जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि सेक्शन 30 माइनर। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, जिस समय पार्टनरशिप बनाई जा रही है, या जिस समय पार्टनरशिप बनेगी उस समय सेक्शन 4 से ही बनेगी, यानी कि उस समय माइनर नहीं होता है। तो ये डी वाला आंसर आपको नहीं देना है, खाली प्रॉफिट वाला नहीं देना है, खाली लॉस वाला नहीं देना है। आपका आंसर होगा जो भी पार्टनर बनते हैं वो प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयरिंग करते हैं जिस समय फर्म बनती है। भाई एबीसी जब फर्म बनाएगी तब तो वो तो नॉर्मल पार्टनर है, तो वो प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर करता है। ये क्रिएट वर्ड इसमें आया, फॉर्म वर्ड आया। और अगर ये पूछा जाता कि एक फर्म बनी हुई है और उसमें वो किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं जो कि माइनर है, तो बना सकते हैं, आंसर यस। और बनने के बाद माइनर को क्या ऐसा इस कॉम्बिनेशन बन जाता है कि कुछ का प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर होता है, कुछ को सिर्फ प्रॉफिट में होता है, आंसर यस, वो माइनर का केस है। लेकिन सेक्शन 4 एक क्रिएशन के टाइम पर लगता है, तो क्रिएट करते वक्त तो सभी पार्टीज जो होती है वो प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर करते हैं, क्योंकि सेक्शन 4 के टाइम पर जो पार्टनरशिप बनाते वक्त जो पार्टनर होता है, जो पार्टीज होती है, बच्चों इनकी एज जो होती है ना वो हमेशा 18 या 18+ होगी, इसलिए इसमें आंसर आपको बी पार्ट देना। बाकी सब आप कर पाएंगे, आप बाद में क्वेश्चन कर लेना। ऑलमोस्ट आपका यूनिट आज कंप्लीट हो गई है, हो रही है, तो इसके साथ साथ करेंगे। लास्ट पैरा एक हमारे पास बच रहा है, ये भी देख लेते हैं। हालांकि बीच में पेज 1 पे मैंने कुछ चीज अभी पेंडिंग रखी है, तो उसको अभी देखेंगे, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरी पैरा बड़ा इजी है, ये कह रहे हैं पार्टनरशिप में और फर्म में क्या डिफरेंस है। देखो पार्टनरशिप होती है लोगों के बीच में, ठीक है, मतलब मैं अगर कहता हूं ABC पार्टनर है तो इनके बीच में एक पार्टनरशिप बन गई। पार्टनरशिप जो होती है वो एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। तो जो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होता है उसको हम पार्टनरशिप या पार्टनर बोलते हैं। और ये पार्टनरशिप का मतलब है ABC इज अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप जो होती है वो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। लेकिन जब हम बोलते हैं फर्म, ठीक है, फर्म, तो फर्म क्या है? फर्म जो है तो ये तो रिलेशन को शो करती है पार्टनरशिप की, ABC पार्टनरशिप में है, यानी कि A का B से क्या संबंध है कि A और B पार्टनर है, या A और B के बीच में पार्टनरशिप हुई है, ये तो रिलेशन हो गया। और जब हम उनको कलेक्टिव बोलते हैं, यानी फर्म का मतलब है, मैं अगर ट्रेड नेम बोल रहा हूं इनका, ठीक है, तो जहां पर मैं बोल रहा हूं फर्म की बात हो रही है, यानी ट्रेड नेम की बात हो रही है, तो इन्होंने फर्म का नाम रखा ABC एंड कंपनी, तो एंड कंपनी वर्ड ऐसे रखा हुआ है। तो जब भी हम फर्म की बात करेंगे, जहां पर भी हम तीनों को मिला के
काम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तीनों ने मिलकर काम किया, इन तीनों को फायदा मिलेगा, इन तीनों को नुकसान होगा, तो वो जो कलेक्टिव नेम है, जो बच्चों वो कलेक्टिव नेम है, वो कलेक्टिव नेम होता है फर्म। तो कलेक्टिव नेम इज अ फर्म, यानी हम तीनों को एक साथ एक नाम से बुलाना चाहे, जहां पर भी हम ऐसी बात कह रहे हैं जो जिनका इंपैक्ट तीनों पे आता हो, तो हम उसको कलेक्टिव नेम को बोलेंगे फर्म। और जब हम उनके आपस के रिलेशन की चर्चा करें, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनका दूसरे से क्या संबंध है, तो उनके बीच में आपस में पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप कनेक्टेड को बोलते हैं, और कलेक्टिव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव को बोलते हैं हम, जो कलेक्टिव एफर्ट्स है उसको बोलते हैं फर्म। पढ़ भी लो बच्चों, देखो ठीक है। अ पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, यानी कि व्यक्ति की बात हो रही है, अगर मैं व्यक्ति के एंगल से बोल रहा हूं, और जब वो पार्टनरशिप में एंटर हो जाता है विद अनदर, ठीक है, तो कॉल इंडिविजुअल, हम उसको बोलते हैं पार्टनर। और जब उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं नेम द बिजनेस कैरिड इज कॉल्ड एट द फर्म नेम। और कहीं पर मान लीजिए हम उनको कलेक्टिवली बोलना चाह रहे हैं, तो हम उनकी फर्म के नाम से उनको पहचानते हैं। फर्म का नाम जो भी ट्रेड नेम रखा, मान लीजिए उनकी फर्म का नाम है सुभारती एंड एसोसिएट्स, तो सुभारती एंड एसोसिएट्स अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा एग्रीमेंट सुभारती एंड एसोसिएट्स से हुआ है, तो इसका ना सुभारती के जितने एंड एसोसिएट्स के जितने लोग हैं, जुड़े हुए पार्टनर हैं, उन सबके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मेरी डीलिंग उन सबसे चल रही है, मैं उन सबको एक साथ बुलाना चाहूं तो मैं उनकी फर्म का नाम बोल सकता हूं, तो फर्म नेम ही होता है। पार्टनरशिप इज मेयरली अब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशन, मैंने बताया था ना, रिलेशन होती है बिटवीन द पार्टनर। अ फर्म इज, जबकि जो फर्म होती है वो कंसंट्रेट करती है थिंग सिग्निफाइंग द कलेक्टिव एंटिटी, मतलब अगर हम उसे बिजनेस एंगल से देख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि यहां पर फर्म है। पार्टनरशिप इसलिए इनविजिबिलिटी की तरह होती है, उसकी कोई आप उसका नाम या पहचान या चेहरा नहीं बोल सकते, हालांकि बाइंड करती है वो सभी पार्टनर को एक साथ आपस में जोड़ के रखती है। जबकि जो फर्म है उसकी विजिबिलिटी होती है, उसका बोर्ड होता है, उसका ऑफिस होता है, उसका फर्म की दुकान का एक नाम होता है, जगह होती है, प्लेस होती है, और दोज द पार्टनर, हालांकि बाउंड यहां पर भी वो होते हैं जो इस फर्म से जुड़े हुए हैं। इसको ऐसा आप समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि ये बिजनेस है, ये ट्रेड है इनका, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है एबीसी। तो कलेक्टिवली तो मैं इनको बोलूंगा पार्टनरशिप, ठीक है, ये सब पार्टनरशिप में एंगेज है। और जब भी मैं ट्रेड की बात करूंगा, तो यानी कि मैं फर्म की बात कर रहा हूं, और फर्म का मतलब है मैं इन तीनों की ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिंगल पहचान से, विजिबिलिटी से, इनकी दुकान पे, इनके पेपर से, इनके फर्म के लेटरहेड पे अगर मैं कोई डीलिंग करता हूं, बात करता हूं, इनकी फर्म से मुझे कोई लेटर मिला है, कोई इनवॉइस मिली है, तो मैं बोलूंगा मुझे इस फर्म ने, ट्रेड ने ऐसा किया, यानी कि मैं सीधा सीधा एबीसी को अगर कलेक्टिवली एंगल से देख रहा हूं, तो वो मेरा होगा फर्म। तो फर्म इज अ कलेक्टिव नेम और पार्टनरशिप इज अ इंडिविजुअल पर्सन रिलेशनशिप। बस ये मेन डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आके हमारी ये यूनिट का ऑलमोस्ट एंड हो गया है। कुछ चीजें हमारी पेंडिंग थी ऊपर, ठीक है, ये पार्ट आपका रहता है, राइट। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप रहता है, और एक आपका रहता है मेयर प्रॉफिट शेयरिंग नोट अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट पार्टनर। चलो अभी आप समझिए, जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ये मैं आपको लूंगा यूनिट नंबर 2 में। ये वाला पैरा बच्चों मैं आपसे लूंगा यूनिट नंबर 2 में, ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बताने के बाद। हाँ, ये वाला पोर्शन हमारा है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, देख लीजिए। ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, मेयर प्रॉफिट शेयरिंग इज, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलने का मतलब ये नहीं है, नोट द क्राइटेरिया, सिर्फ ये कह देना कि किसी को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है, तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि हम ये कह सके कि दैट पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट इज अ पार्टनर। भाई सवाल ये है कि अगर किसी को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है, तो क्या वो पार्टनर ही मान लिया जाए, सिर्फ इतना प्रूफ होने से कि उसको प्रॉफिट में शेयरिंग मिल रही है? तो आंसर है, सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग मिलने से यह साबित नहीं होता है कि वो पार्टनर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिसमें उसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, लेकिन वो स्टिल पार्टनर नहीं है। और एक एग्जांपल याद हो तो मैं आपको बता भी चुका हूं, मैं आपको लिख के और समझाने की कोशिश करता हूं मैंने क्या बताया था। बच्चों ये पॉइंट ये कहता है, और ये आपको याद करवा देता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, एबीसी पार्टनर है, मैं बोल रहा हूं ये पार्टनर है, यानी सेक्शन 4 सब पूरा हो रहा है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो मान लेते हैं यहां पर 20%, 40%,
और 40%। ठीक है, अब डी जो है वो इनका स्टाफ है, वो इनका एम्प्लॉय है। इसको इन्होंने मोटिवेट करने के लिए क्या बोला कि भाई हम आपको जो सैलरी दे रहे हैं, जो वर्किंग के लिए रेमुनेशन दे रहे हैं, सैलरी बोल दीजिए, रेमुनेशन बोल दीजिए, रेमुनेट कर रहे हैं, जो इसको काम के बदले देने की बात है, वो इन्होंने बोला हम आपको 10% ऑफ द फर्म प्रॉफिट देंगे। अब अगर आप इसे नॉर्मली चेक करें तो होगा ये, अगर हम इसमें एज्यूम करें कि फर्म का नेट प्रॉफिट लेट से 100 रुपीज है, तो बच्चों मुझे बताइए क्या होगा इसमें से पहले, और ये बिफोर कमीशन है, ये बिफोर सैलरी रेमुनेशन कमीशन कुछ भी बोलिया, ये अपने अकाउंट्स में पड़ा हुआ, ये बिफोर कमीशन है। तो बच्चों कमीशन हो गया, यानी डी को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 10% यानी 10 रुपीज। बचे हुए 90 रुपीज किसको मिलेगी जल्दी बताओ? 90 रुपीज मिलेगी ए बी सी को। कितना कितना मिलेगा सर? 20 40 40, तो 90 का 20% होता है 18 रुपीज, 40% होता है 36 रुपीज, अगेन 36 रुपीज। तो अगर आप इसको चेक करें तो मोरलेस हो ये रहा है कि जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, इसका मतलब होगा ये, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा, और अगर हम एज्यूम करते हैं वो 100 की बराबर है, ठीक है, ये परसेंटेज निकालने में मदद करेगा, तो ए को मिलेगी 18, बी को मिलेगी 36, यानी कि 18% कह सकता हूं मैं, 36% कह सकता हूं, सी को मिलेगा 36% और डी को मिलेगा 10%। तो क्या डी पार्टनर है? जल्दी बताओ, क्या डी पार्टनर है मेरे इस एग्जाम्पल में? क्या डी पार्टनर है? अब देखा जाए तो शेयरिंग तो मिल रही है उसको, भैया प्रॉफिट में देखो 10 रुपए मिल रहे हैं उसको। सर यहाँ शेयरिंग जरूर मिल रही है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। डी इज नॉट अ पार्टनर, ये नो पार्टनर का केस है, यानी डी पार्टनर नहीं है। डी इज नॉट अ पार्टनर, ये नॉट अ पार्टनर का केस है, और ये तीनों लेकिन पार्टनर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जबकि देखा जाए तो उसको शेयरिंग मिल रही है, उसके बावजूद भी ये पार्टनर नहीं है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये हमारा स्टाफ है, एम्प्लॉय है, और हम इसको जो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं वो एज एन कमीशन दे रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों कि ये क्या होगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेगा। किसी का कोई स्टाफ नुकसान में घर से लाके देता है क्या पैसे? फिर तो उसके घर वाले पूछेंगे नौकरी पे जा रहे हो या वहां लॉस को कवर करने जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो क्या? प्रॉफिट में कमीशन मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो 10% ले लेगा, लेकिन अगर मैं पूछूंगा लॉस होगा तो क्या स्टाफ घर से लाके देगा? देखो मेन पहचान क्या है? मेन पहचान ये है कि क्या वो रिस्क और लायबिलिटीज कवर करता है। लॉस के केस में वो कुछ भी नहीं देगा, इसलिए हमने बोला ये पार्टनर नहीं है, इसलिए हमने बोला ये पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ इतना कह देने से कि किसी को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है तो उसको पार्टनर मान लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। और उसके 4 एग्जाम्पल, 4 सिचुएशन आपको ऊपर लिख के बताई हुई है। तो एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बाकी 4 यहां पर है, वो भी देख लो, बाकी 3 और भी है, वो भी देख लो। तो रूल क्या कह रहा है? मेयर प्रॉफिट शेयरिंग, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग, मेयरिंग का मतलब है यहां पर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग क्राइटेरिया नहीं बन सकता ये डिटरमाइन करने का कि कोई व्यक्ति जो कि शेयरिंग प्रॉफिट दे रहा है वो पार्टनर है। तो सिर्फ प्रॉफिट में किसी को शेयर मिल रहा है, इस आधार पर हम पार्टनर नहीं मान सकते। ये इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं, वो एग्जाम्पल देखो, लिस्ट कौन सी है, लिस्ट आपको याद रखनी है। वो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये रहा। जैसे सर्वेंट को या एजेंट को रेमुनेशन मिल जाता है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ना, जैसे 10% कमीशन टू मिस्टर डी ऑन नेट प्रॉफिट। तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी एग्जाम्पल क्या है अगला बता देते। जैसे विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर का मतलब है जिसकी डेथ हो गई है। भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के बाद क्या होता है कि जो उसका फंड है बिजनेस के अंदर, और जो उसमें बिजनेस में जो उनका फंड बना हुआ है वो पैसा उसको मिलना, उसके घर वालों को मिलना चाहिए। पर मान लीजिए घर वालों को वो पेमेंट मिल रहा है 2 साल बाद। भाई किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, अदर पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर डीड में लिखा तो वो बिजनेस चला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे अदर पार्टनर, तो जिसकी डेथ हो गई है उसके घर वालों को जो उनका पैसा बनता था, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका वो पैसा उसके घर वालों को मिलना चाहिए। पर मान लीजिए वो अभी ना देखे, उसको 2 साल डिले करते हैं, तो बच्चे एक सेक्शन आएगा, वो आगे आप यूनिट
2 में पढ़ोगे सेक्शन 37 आएगा आपका, ये भी यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा अभी आगे, मैं लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहता है कि आप वहां पर उसको, उनके घर वालों को आप 6% से या तो इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। अब देखो वहां पर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करता है, भाई जब तक आप उनका फाइनल पैसा नहीं दे देते और उस पैसे से जो जिसकी डेथ हुई है वो पैसा भी फर्म ही पड़ा हुआ है, तो फर्म उस पैसे से जो कमा रही है उसमें एक हिस्सेदारी जिसकी डेथ हुई है उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को मिल जाती है। बट स्टिल उसकी वाइफ या बच्चे जो वो पार्टनर नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तो वो लॉस में शेयरिंग नहीं करते, वो फिर वो 6% का इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और लॉस होगा तो वो 6% इंटरेस्ट की तरफ आ जाता है। अगला पॉइंट क्या है, सेम है सही, अगर कोई प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर का मतलब आप यहां पे लिख लो रिटायरिंग पार्टनर की बात हो रही है बच्चों, किसी ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, सेम केस है बिल्कुल, डेथ में भी ऐसा ही होता है इसमें भी, बट डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलता है, रिटायरमेंट में जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसको खुद मिलता है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट ले लिया किसी ने, ये अकाउंट्स बड़ा होगा तो उसका फाइनल हिसाब किताब बनाया जाता है, वहां तक का गुडविल शेयर, वहां तक का रिवैल्यूएशन, लॉस, प्रॉफिट सब लिखे, और जितना उसका बैलेंस बनता है उसको मिलना चाहिए। बट अगर उसको डिले मिलता है तो ऐसे में उसको शेयरिंग की बात आ सकती है। तो कह रहा है अगर प्रीवियस पार्टनर को या उसके पार्ट ऑफ बिजनेस में उसको कंसिडरेशन जो है वो उसको जो मिल रहा है एज एन गुडविल या शेयरिंग, जो भी उसका पैसा बनता है उसके बदले उसको शेयरिंग और प्रॉफिट मिलती है कुछ समय आगे तक, तो वो पार्टनर माना जाए? आंसर नो। तो रिटायरिंग पर्सन अगर शेयरिंग ले रहा है क्योंकि उसका फाइनल फंड नहीं मिला है तो वो पार्टनर नहीं है। डेथ हो गई है किसी, उसके विडो या चाइल्ड को पैसा मिल रहा है तो वो पार्टनर नहीं है। स्टाफ की बात हो रही है तो वो पार्टनर नहीं है क्योंकि वो लॉस में नहीं लाएगा पैसा। और इसी तरह एक बच्चों ऊपर पॉइंट है लेंडर ऑफ मनी। लेंडर ऑफ मनी का मतलब होता है जो फाइनेंस करते हैं, जो उधार देते हैं। नॉर्मली जो व्यक्ति उधार देता है उसको तो ब्याज चाहिए, भाई फर्म है एबीसी की, मैंने उस फर्म को पैसा उधार दिया तो मुझे मेरे ब्याज से मतलब है। लेकिन कई बार लोग ब्याज का क्लोज न डाल के, पता इंटरेस्ट का क्लोज न डाल के ये डाल देते हैं कि जो आप अपने बिजनेस में कमाओगे उसका 10% मुझे दे दोगे, प्रॉफिट का 10% दे दोगे और मैं उसको ब्याज के बराबर मानूंगा। अब यहां पर अगर एक फाइनेंसर ने अपने पैसे की रिटर्न के बदले शेयरिंग ले ली, लेकिन यहां पर भी सेम क्लोज है बच्चों, प्रॉफिट होगा तो वो 10% ले लेगा, लेकिन लॉस होगा तो अपने पास से नहीं देगा वो पैसे। तो इसका मतलब मनी लेंडिंग का केस में, स्टाफ के केस में, डेथ के केस में, रिटायरिंग पार्टनर के केस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हम उनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे होते हैं लेकिन स्टिल वो हमारे पार्टनर नहीं है। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो ये सही प्रूफ होता है कि खाली प्रॉफिट शेयर देने मात्र से ये साबित नहीं होता है कि वो फर्म का पार्टनर है। और उसके 4 एग्जाम्पल है। स्टाफ या एम्प्लॉय को आप कमीशन दे रहे हैं, अगर अपने मनी लेंडर जो फाइनेंसर है उसको आप जो बिजनेस में एंगेज आपके साथ हुआ है एज ए मनी लेंडर उसको आप शेयरिंग दे रहे हैं, या रिटायरिंग के केस में रिटायरिंग पर्सन को अगर उसको शेयरिंग मिल रही है, या डेथ के केस में उसकी विडो या चाइल्ड को अगर हम प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हैं, रीजन कि हमने उनका पैसा भी फाइनल ट्रांसफर नहीं किया है, तो यहां पर वो पार्टनर नहीं माने जाएंगे जबकि उनको शेयरिंग और प्रॉफिट मिल रही होती है तब भी। तो फाइनली बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है। हमने क्या क्या इस यूनिट में सीखा, एक सेक्शन 4, उसके बाद 4 चीजों का डिफरेंस, पार्टनरशिप का कंपनी से, एचयूएफ से, को ओनरशिप से और क्लब से, टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो 3 तरीके की थी, पर्टिकुलर, एट विल और जनरल पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर जिसमें हमने 4 समझ लिए, एक्टिव, स्लीपिंग और क्या था, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 30 एंगेज कर देता है, माइनर को भी फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता है, उसके राइट एंड लाइबिलिटीज भी पढ़े हमने, और पार्टनरशिप ऑफ फर्म में क्या वर्ड में डिफरेंस होता है वो आपको समझाया। लास्ट में भी हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सिर्फ क्राइटेरिया नहीं बन सकता पार्टनर के होने का। एक छोटा सा पैरा पेंडिंग है, वो हमारा आगे जाएगा यूनिट नंबर 2 के साथ, जब हम राइट एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे पार्टनर की यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 के आप चाहे तो कुछ एट द एंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये एमसीक्यू है, हालांकि पेपर आपका रिटन पेपर है, बट फिर भी वो आप कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट परेशानी आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।